नमस्कार चंद्र प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते अंजू जी, नमस्कार। आपके दर्शकों को भी नमस्कार। चंद्र प्रकाश जी, पश्चिम बंगाल में एक तरफ तो चुनाव की तैयारियां जोर शोर से हो रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ देखिए किस तरह से तृणमूल कांग्रेस के लोग, कार्यकर्ता और नेता सीआरपीएफ के जवानों पर भी डोरे डाल रहे हैं। बीरभूम से जो घटना सामने आई है, जिसमें चुनाव आयोग ने करीब करीब 7 सीआरपीएफ के जवानों को सस्पेंड किया है, वो सब के सब ड्यूटी आज में टीएमसी के दफ्तर में जाकर कैरम खेल रहे थे। और खबर तो ये भी आ रही है कि इन जवानों की खरीद फरोख्त भी कर रही है तृणमूल कांग्रेस। देखिए, ये एक तरीका है तृणमूल कांग्रेस का काम करने का। जो पिछले 15 साल से उनका जो तरीका रहा है वो यही रहा है कि किस तरीके से पूरे सिस्टम को ही हाईजैक कर लो, पूरे सिस्टम को ही अपने चंगुल में ले लो। और जो सैनिक बल है वो जब जाते हैं तो वहां पर उनकी तैनाती भी कहीं ना कहीं अभी तक तो उन्हीं के हाथों में रही है। इलेक्शन के समय भी उनके ही अधिकारियों के हाथों में, जब कहना ज्यादा उचित होगा। तो इसमें पूरी गुंजाइश रहती है कि कुछ लोगों की राजनीतिक विचारधारा होती है, कुछ लोगों को की अलग अलग कमजोरियां होती हैं। कोई किसी को इफ्तार खाना है, इफ्तार खाने की बात आई तो अभी बीरभूम में मुर्शिदाबाद। या मुर्शिदाबाद में ये आया था वो विषय कि वहां पर इफ्तार खा रहे थे कुछ लोग बीएसएफ के जवान, और ये कैरम खेलने वाला, और उनको पैसा भी दिया गया होगा, उनको अलग तरीके से प्रभावित किया गया होगा। ये तो जांच का विषय है। कुल मिलाकर 7-8 जो भी सस्पेंड हुए हैं। लेकिन यही तरीका है जिसमें सब कुछ होता है, सारी सिक्योरिटी लगती है, सारी सरकारी मशीनरी लगती है, और उसके बीच में से ममता बनर्जी अपना काम कर जाती हैं। जो एक वही है कि जो खेला होबे, जिसको उन्होंने नारा दिया था, वो खेला करने का जो तरीका है ममता बनर्जी का यही है कि पूरे सिस्टम पे ग्रिप रखो। आज मैं कह रहा हूँ जो एसपी डीएम ये सब तो भाई केंद्रीय आईएएस पीसीएस तो एक तरह से केंद्रीय पूल के लोग होते हैं जिनमें जिनकी लेकिन वो लोग भी वहां पर जाकर टीएमसी के कैडर की तरह काम कर रहे हैं। एक बड़ी संख्या, अभी मैंने देखा कि ममता बनर्जी अपनी एक रैली में कह रही है कि केंद्र सरकार ने आईएएस और आईपीएस का अपमान किया है। जो ममता बनर्जी हर तरीके के जो केंद्र से आने वाली चीजों को ऐसे दिखाती जैसे वो शत्रु हो, बंगाल के शत्रु हो। वो उसके मतलब सोचिए कि जिनका बचाव वो कर रही हैं वो उनको वो ऑलरेडी उन्होंने अपने पॉकेट में रखा हुआ है। उनको अलग अलग तरीके से प्रभावित किया हुआ है, चाहे भय से, चाहे धन से, और चाहे अलग अलग इफ्तार और कैरम। और भाई जब कैरम कोई खेलने जा रहा है तो वो शराब भी पी रहा होगा, कुछ खा पी भी रहा होगा और कुछ ले भी रहा होगा। तो ममता बनर्जी का ये तंत्र ही उनकी सफलता का राज रहा है। और ये कैरम वाली जो बात है, बंगाल में तो हर गांव हर मोहल्ले में उन्होंने कैरम जो क्लब बना रखे हैं उनमें कैरम रखा जाता है। वो कैरम से ही तो टीएमसी का पूरा कैरम जो खेलने का जो सार्वजनिक व्यवस्था है वही तो टीएमसी के ऑफिस है। वो टीएमसी का ही तंत्र, वहां पे जो पूरा गुंडा तंत्र है वो कैरम क्लब से ही चलता है। तो ये पूरे वही बात है कि आप जाकर एक एक व्यक्ति को अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरीके से आप इन्फ्लुएंस कर रहे हो। वो केंद्रीय बल भी हो सकते हैं, वो केंद्रीय कर्मचारी भी हो सकते हैं, वो राज्य सरकार के होंगे तो बेचारा मरता क्या ना करता, वो तो आपके ग्रिप में है ही। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन आपको याद होगा पिछली बार जो विधानसभा चुनाव हुए थे, उसके बाद जो हिंसा हुई थी उन इलाकों में जहां जहां बीजेपी का वोटर था, तो लोगों ने ये आरोप लगाए थे कि सीआरपीएफ के जवान जो वहां तैनात रहते वो उनको पोलिंग बूथ तक जाने नहीं देते। तभी सवाल उठे थे कि अरे वो तो शायद बंगाल पुलिस होंगी, क्योंकि सीआरपीएफ के जवान तो केंद्र के तहत तैनात किए जाते हैं, चुनाव आयोग के तहत तैनात किए जाते हैं, वो कैसे रोक सकते हैं। तो इस तरह की सांठगांठ जो अब सामने आ रही है, क्या पता पिछली बार भी ऐसी सांठगांठ थी जिसकी वजह से जो लोग आरोप लगा रहे थे सीआरपीएफ के जवानों पर वो 100% सही थे। देखिए, जो सीआरपीएफ है वो भी तो व्यक्ति इंसान ही है। पहली बात तो एक राज्य में बहुत सारे लोग वहाँ के स्थानीय लोग होते होंगे, कुछ लोगों का अपना एक तरीका होता होगा जो वल्नरेबल लोग होते हैं। तो उन्हीं को तो बिठा के आप कैरम खिला सकते हो, उन्हीं को तो आप इफ्तारी देने के लिए टीएमसी के ऑफिस में बुला सकते हो, और फिर उसके बाद अलग अलग तरीके से उनका प्रयोग कर सकते हो। देखिए, बात वही आती है कि जो ममता बनर्जी का जो पूरा मॉडल है वो इसी बात पर आधारित है कि आप उनको, चाहे वो किसी भी स्तर पे आपके काम का है तो उस काम के व्यक्ति को आप एक पूरा एक तंत्र, एक जो पूरा वेल ऑयल्ड मशीनरी है उस मशीनरी में उनको फिट कर दो। जो बात आपकी है कि भाई जाने नहीं दिया, तो भाई जाने नहीं दिया का मतलब क्या होता है? आप वहां पर गए हो, तैनात हुए हो, आपको उस जिले में आपका काम, हिंसा हो रही है अगर वहां पर, तो आप तो वहां पर हो ना, फिजिकली प्रेजेंट हो उस जिले में ना। हिंसा हो रही है तो आपको कौन रहे जो रोक देता है, आपको जाने से रोक देता है? बात वही है कि अंततः जो है, बहाने तो बहुत होते हैं, लेकिन हिंसा की स्थिति में सबके पास अपना एक मैंडेट होता है, सबके पास अपना वो होता है। उस समय भी चुनाव आयोग रिजल्ट आया था
और देखिए बात वही है कि आप ये कुछ फीडबैक आ रहा है, मेरी बात मुझे सुनाई दे रही है? नहीं, अब ठीक हो गया होगा। अच्छा, तो अंततः बात वही आती है कि आप जो है एक पूरी मशीनरी को आप अपने इतना चंगुल है कि इनका, ममता बनर्जी का, कि उसमें आप किसी को भी कॉम्प्रोमाइज करा सकते हो, किसी को भी आप खरीद सकते हो। जो खरीद फरोख्त की बात आ रही है वो अधिकारियों के स्तर पे भी, और निश्चित रूप से जो केंद्रीय लोग जा रहे हैं, जो केंद्रीय, जो अन्य राज्यों से जो सहायता ली जा रही है, चाहे वो उड़ीसा से हो, झारखंड से हो, और भी जगहों से जो चुनाव आयोग के अलग अलग जिम्मेदारियां लेकर लोग जा रहे हैं, उन लोगों के पास भी एक तरह का वल्नरेबिलिटी रहती है। और जो भय का माहौल है, जो खासतौर से जैसे मैं आपको बताऊं कि कुछ जिले हैं जहां पर पूरी तरह से जनसंख्या बदल चुकी है, वहां पर तो मतलब पूरे शहर की आबो हवा से एक तरह की बदबू उठती रहती है कसाई खानों की। तो और बाहर से जब व्यक्ति जाता है, देखता है कि यार ये तो हम, मतलब ऐसा लगता है उसको एक बार को कि मैं बांग्लादेश में तो नहीं ना गया। तो जब उसके मन में एक भय आता है, वो कोई भी निर्णय लेने में, किसी भी चीज में, वो एक तरह से चाहता है कि भैया मुझे करके किसी तरीके से सरकारी ड्यूटी है, मेरा काम निकले, इलेक्शन हो, मैं घर जाऊं। तो ममता बनर्जी इसी भय पर आधारित पूरा उनका शासन रहा है, और उसी भय को ही वो चलाना चाहती हैं इस चुनाव में। अब देखने वाली बात है कितनी उनकी दाल गलेगी। उनकी दाल गलेगी या नहीं गलेगी ये तो 4 मई को पता चलेगा। लेकिन उससे पहले आप ये देखो कि आज किरण रिजिजू केंद्रीय मंत्री जो है, उनकी अगुवाई में बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से भी मिला है, और उन्होंने बहुत सारी घटनाओं का जिक्र किया। यहां तक आरोप लगाया है कि पूरे चुनाव को तृणमूल कांग्रेस ने हाईजैक कर लिया है। बिल्कुल, देखिए बड़ा महत्वपूर्ण है। अचानक से 2 के बड़े केंद्रीय मंत्री पीयूष पीयूष गोयल और किरण रिजिजू का चुनाव आयोग पहुंचना दिल्ली में, और वहां पर जाकर उनको एक-एक घटना को इंस्टेंस देना, बताना, कि उदाहरण के समेत बताना। कुछ शायद उनके पास, जहां तक मेरी सूचना है, वीडियो भी है उनके पास, जो उन्होंने चुनाव आयोग के अधिकारियों को दिए हैं, कि कैसे घर-घर जाकर धमकी देना। और कुछ ऐसी क्रिप्टिक लैंग्वेज में बात की जा रही है चुनाव आयोग, मतलब ममता बनर्जी द्वारा भी, और ममता बनर्जी के पूरे काडर द्वारा भी, जिसको वो एक तरह से मैसेजिंग कर रहे हैं कि इलेक्शन में अगर वोट नहीं दिया तो वही होगा जो पिछले 2021 के चुनाव में रिजल्ट आने के बाद जिस तरीके से बड़े पैमाने पर हिंदुओं के खिलाफ वहां पर हमले हुए थे, वही काम फिर से किया जाएगा। और वो एक भय जो है, वो भय अगर हट रहा है तो उस भय को वापस फिर से स्थापित कर देना, जो ममता बनर्जी और उनके कैडर का प्रयास है, उसी कोशिश को वो कर रहे हैं। तो आज अचानक पहुंचना बहुत महत्वपूर्ण है। ये एकदम सामान्य घटना नहीं थी, क्योंकि जो मीडिया एक नैरेटिव बना रहा है, जो एक पॉपुलर नैरेटिव है, वो ये कहता है कि चुनाव आयोग जो है वो बिल्कुल उसके केंद्र सरकार के इन सिंक काम कर रहा है, कहीं ना कहीं भाजपा को सपोर्ट कर रहा है। और अगर देखा जाए तो वो जाकर एक एक घटनाएं बता रहे हैं, और ये शब्द प्रयोग कर रहे हैं, किरण रिजिजू का शब्द था कि चुनाव हाईजैक हो गया है। तो चुनाव हाईजैक हो गया जब वो कह रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो, और उसका प्रूफ भी वो दे रहे हैं। तो ममता बनर्जी का जो पूरा तंत्र है वो उस तरीके से काम कर रहा है, एक एक जगहों पर जाकर। और चूंकि उनकी सरकार है, अधिकारी है, आप एक सरकार अधिकारी को हटा दोगे, जो उसकी जगह दूसरा अधिकारी लाओगे, वो भी तो राज्य सरकार का ही अधिकारी होगा ना। आप उसको वहां कहीं तमिलनाडु या मध्य प्रदेश से तो लाओगे नहीं, वो वही बंगाल का ही कर्मचारी होगा। तो उसका भी परिवार उसी शहर में, उसी गांव में रहे, उसी राज्य में रह रहा है, उसको भी अपनी जान बचानी है। हाँ, आपको हटाने के लिए बस एक व्यक्ति जो कि एक तरह से आरोपी हो गया, उस पर कोई आरोप लग गया तो आपने उसको हटा दिया, दूसरे को ले आए। क्या गारंटी है कि जो दूसरा आएगा वो पूरी तरह निष्पक्ष होगा और चुनाव आयोग के मैंडेट पर काम करेगा? इसकी क्या गारंटी है? निश्चित रूप से नहीं है। तो वही बात आ रही है कि ये कई जगहों पर इस सब कार्रवाइयों के बाद भी परिणाम वैसे नहीं आए जैसी आशा की जा रही थी। और दूसरी बात यह है कि जो एसआईआर की पूरी प्रक्रिया है, और इस सब में भी जो अनुभव है, वो यही बता रहा है कि ममता बनर्जी ने जिस तरीके से धमकाना, डराना, और लोगों के एक नाम कटने में, आप एक चीज बहुत कम बात हो रही है कि जो वोट काटे गए एसआईआर में, उसमें बहुत बड़ी संख्या में हिंदुओं के नाम है। भाई वो नाम क्यों कट रहे हैं? तो वो ममता बनर्जी का ही तो तंत्र है जो कर रहा है, क्योंकि उनको लग रहा है कि ये लोग जो है भाजपा को वोट देंगे तो इनको हटा दो। तो वही काम सरकारी अधिकारियों के मामले में है। तो ये चीज निश्चित रूप से हो रही है। और अगर वो गए हैं, उन्होंने, अब उस पर क्या होता है, क्योंकि अभी भी काफी समय है, अगर ये गड़बड़ियां रोक ली जाती हैं तो जनता का जो जनादेश है वो सामने आएगा। और अगर नहीं रोक पाएंगे, अगर नहीं हो पाएगा, तो खेला होबे, ममता बनर्जी जो जिस तरीके से खेला होबे का था उनका, कि भाई चाहे जनता चाहे जो चाहे, हम अपना वोट बूथ पर कब्जा करके और लोगों को डरा धमका कर खेला कर देंगे, तो खेला होबे। अब होबे या नहीं होबे वो 4 तारीख को पता चलेगा।
बिल्कुल खेला होवे या ना होवे, लेकिन ममता बनर्जी तो खेल कर रही है ना। अगर घर घर जाकर ममता बनर्जी लोगों को डरा धमका रही है कि 2021 की तरह तुम्हारे साथ किया जाएगा, किसी और को वोट ना दो, तो इसमें तो लोगों को डराने धमकाने, पिछली बार उनके नेता मंत्री भी तो लगे हुए थे ना, वो फिरहाद हकीम टाइप लोग पिछले बार के चुनावों में भी लगे थे। कहते नहीं थे कि हिंदुओं की कॉलोनी का पानी बंद कर दिया जाएगा, उनको उठाकर गंगा में फेंक दिया जाएगा, ये सारी बातें इनके नेता ही तो कर रहे थे। और ऊपर से आप ये देखो कि जिस तरह से ममता बनर्जी ने पुरुलिया में कहा कि अगर बीजेपी आ गई तो नॉनवेज खाना बंद हो जाएगा, मीट मच्छी बीजेपी बंद कर देगी, इस तरह से लोगों को डरा रही है, इस तरह से बरगला रही है। देखिए, ममता बनर्जी और किसी भी जो ये अल्ट्रा लेफ्ट का जो तरीका होता है, जो नक्सली तरीका होता है, वो यही होता है, अफवाह पर आधारित होता है, झूठ पर आधारित होता है, लोगों को डराने पर आधारित होता है। संविधान खत्म हो जाएगा, भाजपा सत्ता में आ गई तो जो केजरीवाल आपने देखा था दिल्ली में कैसे चिल्ला चिल्ला कर बोला करते थे कि आ गए तो मुझे तो रूह कांप रही है कि ये हो जाएगा। तो अब नॉनवेज खत्म करा देंगे, मछली बंद करा देंगे, वो इनकी राज्य सरकार की जो पैसे बांटने की योजनाएं हैं वो बंद करा देंगे। और मतलब यही तरीका है ना कि आप लोगों को भ्रमित करो कि ये खेल खेल कर ममता बनर्जी अपना काफी नुकसान पहले ही कर चुकी हैं। इन्होंने, जब आपको याद होगा कि एसआईआर शुरू हुआ था तो इन्होंने कहा कि ये तो एनआरसी हो रहा है, एनआरसी हो रहा है, एनआरसी हो रहा है। भगदड़ मच गई, सबने कहा कि भाई एनआरसी अगर होगा तो हम पकड़े जाएंगे, क्योंकि एनआरसी में तो भाई फिर उसके बाद आपको एक तरह से ये था कि आपको उसमें डाल दिया जाएगा, कैंप में डाल दिया जाएगा। तो बड़ी संख्या में भागने लग गए, इन्हीं का वोटर बैंक था। तो ममता बनर्जी इस बारी गलतियों की शुरुआत वहीं से की थी, जब इन्होंने एक झूठ नैरेटिव फैलाया था कि एसआईआर नहीं है, एनआरसी है। उस एनआरसी का परिणाम, इनके कहने का परिणाम होगा, इनका बड़ा वोटर एक बड़ी संख्या में तो बंगाल छोड़ के भाग चुका है। अब पता नहीं वो वापस आने में सफल रहा है कि नहीं रहा है। वो तो जैसे अगर ये इफ्तारी खाई जा रही है और जैसे केंद्र अर्धसैनिक बल जो है वो कैरम खेल रहे हैं, तो कोई भरोसा नहीं उसमें से कुछ आ भी गए हों वापस। लेकिन ठीक है। लेकिन बात वही आ रही है कि ममता बनर्जी इस बारी गलतियां कर रही हैं। ममता बनर्जी पिछले चुनाव और इस चुनाव में जो सबसे बड़ा अंतर है कि पिछली बार वो कोई उनका फ्लॉलेस था इलेक्शन कैंपेन। इस बार उनके इलेक्शन कैंपेन में ऐसी सी गलतियां हो रही हैं जिनके लिए ममता बनर्जी जानी नहीं जाती हैं। ममता बनर्जी मंच पर खड़े होकर कह रही हैं कि मेरी हत्या करा दी जाएगी। अब आप जो है ये बात, अगर हत्या होने का डर आपको लग रहा है, पिछली बार आपने वो अपनी जबरदस्ती टांग तुड़ाकर आप घूमती रही थी, वो भी एक स्वांग लोगों ने समय के साथ साथ देख लिया, रिजल्ट आते ही आपकी पट्टी खुल जाती है। तो वही अब ममता बनर्जी के पास अब ये थिएट्रिक्स और नौटंकी करने के अलावा कुछ बचा नहीं है, वो कर रही है। और दूसरा, उनके पास उनका जो काडर है, जो उनका तृणमूल कांग्रेस का, कि वो घर घर जाए, लोगों को डराए धमकाए, यही तरीका है। और सारा इलेक्शन इसी एक प्रश्न पर टिका हुआ है कि क्या ये हो पाएगा और क्या ये नहीं हो पाएगा। क्या जनता जो है इस डर को के डर से आगे जीत है, जो कहते हैं कि इस डर को नजरअंदाज करके और चुनाव दे अपने मन के हिसाब से जाकर वोट डालने जाती है, नहीं जाती है। इन्हीं दोनों में प्रश्नों में बंगाल का पूरा रहस्य छुपा हुआ है। ममता बनर्जी पूरी कोशिश कर रही हैं और इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि देखिए जिस तरीके से एक एक दिन उनके रंग निकल के आ रहे हैं और घबराहट भी दिख रही है, वो भी बहुत कुछ कर रही है। और फिर जैसे आप कह रहे हैं ना कि ममता बनर्जी के थेट्रिक्स इस बार शायद फीके पड़ जाए, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि इस बार अगर वो ये कह रही है मंच से खड़े होकर कि मेरी हत्या हो सकती है, तो कौन जाने अपने किसी बंदे से वो अपने पर हमला करवा ले, थोड़ी सी चोट उनको लगे, फिर माथे पर पट्टी बांधकर घूमती रहे। पिछली बार प्लास्टर डालकर घूमती रही थी व्हील चेयर पर, इस बार माथे पर पट्टी बांधकर घूमती रही, तो भी तो काम हो जाएगा उनका। उसी की तैयारी हो रही है। अगर वो मंच से कह रही है कि मेरी हत्या की साजिश रची जा रही है बीजेपी द्वारा, वो जो इशारा कर रही है आप उस पर गौर फरमाएं। आने वाले दिनों में ऐसा कुछ होने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखो कि जो बीजेपी का डेलीगेशन गया था उसने भी तो ये कहा कि पूरा पुलिस प्रशासन, जो तंत्र है वहां का, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो सारा का सारा ममता के साथ मिला हुआ है। इसीलिए चुनाव आयोग ने अभी एक दिन पहले 173 पुलिस अधिकारियों के तबादले किए हैं, और साथ ही साथ बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर भी बदले गए हैं 83 जगह पर। इतने बड़े पैमाने पर अगर बदलाव हो रहा है वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन में, तो ममता की नींद उड़ना तो तय है ना। देखिए, बंगाल में कुल मिलाकर 500 करीब थाने हैं, 500 से कुछ ऊपर नीचे होगा, और उसमें से पौने 200 थानों के एसएचओ बदले गए हैं। डीजीपी से लगाए और एसएचओ तक बदले जा चुके हैं। बीडीओ वगैरह जो होते हैं बड़े महत्वपूर्ण सरकारी अधिकारी होते हैं, क्योंकि उनके पास पूरा सरकारी हिसाब होता है, कहाँ कौन कैसे, उनको हटाया गया है। इसके अलावा कई सारे ऐसे सरकारी कर्मचारी जिनका चुनाव के पूरी प्रक्रिया से सीधा संबंध होता है, उनको हटाया गया। जो बहुत निचले स्तर के कर्मचारी हैं, वो तृणमूल के कार्यकर्ता हैं। वास्तव में सरकार से तनख्वाह भले ही लेते हैं, लेकिन वो तृणमूल के कार्यकर्ता हैं, उनको हटाया गया है।
इसके अलावा जो है वो एक जो पुलिस का है उसमें जो जिनको है, मतलब आप ये समझिए कि एसएचओ को हटाने का मतलब क्या होता है। एसएचओ को हटाने का मतलब ये है कि वो ये ममता बनर्जी अपने हिसाब से फील्डिंग सेट करके गई हुई थी, अब आप उसको हटा रहे हो, एक जगह से हटा रहे हो, दूसरी जगह से ला रहे हो, आप उन लोगों को ला रहे हो जो वहां पर उस पूरी व्यवस्था को ना चला पाए, ना कर पाए। इसमें भी इस तरीके के लोग ज्यादातर जो ये हटाए जा रहे हैं, ये उन सीटों पे हैं जहां ममता बनर्जी का स्ट्रांग होल्ड है, जिसमें कूच बिहार है, इसके अलावा पश्चिम जो पूर्व में पश्चिम मिदनापुर है, मालदा मुर्शिदाबाद है, हावड़ा की सीटें हैं, बहुत हावड़ा हावड़ा के बहुत सारे थाने हैं जिनमें एसएचओज बदले गए हैं। तो ये पूरा कुल मिलाकर ये कहानी बता यही रही है कि ममता बनर्जी ने अपनी जीत की पूरी व्यवस्था ये कर गई थी। उन्होंने सोचा था कि डीजीपी और कुछ ऊपर के 4-5 अधिकारी बदल दिए जाएंगे और चुनाव आयोग हमेशा से यही करता रहा। पता चला चुनाव आयोग जो है निचले कर्मचारियों को पकड़ के इधर से उधर करने लग गया, वो भाग के पहुंचती है हाई कोर्ट की, भैया ये क्या हो रहा है, ये तो बेईमानी है, ये तो चीटिंग हो रही है मेरे साथ। तो फिर वहां पर वही कुछ नहीं, उनको कुछ हाथ नहीं लगा। कुल मिलाकर ममता बनर्जी इसी से उनकी परेशानी दिख रही है। लेकिन हाँ, वो एकदम बात सही है कि ममता बनर्जी, ये उन्हीं के ही लोगों को आप इधर उधर कर रहे हो, ये जिन लोगों को आप उठाकर यहां से वहां रख रहे हो और वहां से यहां ला रहे हो, वो भी आदमी अंततः उन्हीं का है। तो अब आप इसमें मतलब या फिर मतलब वही बात है कि वो हो सकता है अच्छे से वो ना कर पाए, उनके मिशन को यहाँ पर इम्प्लीमेंट ना कर पाए, या नया हो तो वो अपना वहां के लोगों को ना जानता हो, बस यही एक समस्या। लेकिन कुल मिलाकर ले देकर वो ममता का ही तंत्र है, और यही सबसे बड़ी चुनौती, यही सबसे बड़ा खतरा है। देखिए, ममता, आप सही कह रहे हैं कि ममता बनर्जी के ही चंगू होंगे जिनको यहाँ से वहां किया जा रहा है, लेकिन जब कोई नई व्यवस्था में पहुंचता है, उसको समझने में कि ये कौन है, कौन प्रो है, कैसे करना है, समझने में समय लग जाता है और तब तक चुनाव हो जाएंगे। ममता बनर्जी तो ये भी शोर मचा रही है ना, अफवाह फैलाने में तो ममता बनर्जी नंबर 1 है। उन्होंने तो यहाँ तक अफवाह फैलाना शुरू कर दिया कि गैस और कैश जो मैं दे रही हूँ सब बंद हो जाएंगे जैसे ही बीजेपी की सरकार आएगी। तो अब किस लेवल तक उनको आना पड़ रहा है अपनी गद्दी बचाने के लिए, ये भी तो सोचिए ना। और ये डर ही होगा ममता बनर्जी का जो इस तरह की अनाप शनाप बातें वो कर रही हैं। देखिए, उनका जो असली डर है वो कहाँ से आ रहा है, वो तो आ रहा है एसआईआर से, जो उन्होंने पुरुलिया में ही कहा है कि 1 करोड़ 20 लाख लोगों के नाम हटा दिए। अभी तक चुनाव आयोग किसी को नहीं पता कि कितने लोग नाम हटे हैं एसआईआर में। अभी जो सप्लीमेंट्री लिस्ट आ रही हैं उसमें थर्ड और फोर्थ की तो अभी तक सूची डिटेल ही नहीं आई है, फर्स्ट और सेकंड बस आई है। लेकिन ममता बनर्जी ने बता दिया कि 1 करोड़ 20 लाख नाम हटा दिए हैं। वही डर है उनका, वहीं से वो असली उनकी जो सारी बेचैनी का कारण है वो वही है। और देखिए, अभी उसमें भी एसआईआर अगर ये होता है और अगर इलेक्शन अपने समय पे होता है, जो कि अब तक के तो जो पॉस्चरिंग है उससे यही लग रहा है कि शायद इलेक्शन होगा और शायद तब तक फाइनल लिस्ट आ जाएगी। लेकिन मान के चलते हैं कि आ जाएगी तो क्या होगा। ममता बनर्जी के साथ समस्या है कि आखिर में रिवील होगा कि भाई इतने तो मेरे वोटर गायब हो चुके हैं, हट चुके हैं, तो उनके पांव तले जो जमीन खिसकेगी तो वो उसका कोई तोड़ नहीं होगा। उसके बाद उसका यही तरीका होगा कि वो डराएं धमकाएं, चिल्लाएं चीखें और धमकी दें और हिंसा कराएं। अगर वो हिंसा कराने की बात है तो हिंसा में जिस तरीके से बड़ी संख्या में इस बार अर्धसैनिक बलों की तैनाती है, हो सकता है वो ना करा पाए, हो सकता है कुछ जगहों पर सफल हो। कुल बात वही आती है कि ममता बनर्जी अब अपने आखिरी जो जितने तरीके हैं उन तरीकों पर ही वो आश्रित हैं, उन तरीकों पे ही उनका पूरा का पूरा वो व्यवस्था चल रही है। दूसरी बात है कि अगर जो वो बचाने में सफल रहती हैं, अगर जिस तरीके से एसआईआर को अब चूंकि पता नहीं है तो दोनों तरफ हो सकता है ममता बनर्जी केवल भेड़िया कर रही हो, सच में उतने नाम कटे ना हो, या जितने भी नाम कटे हो। देखिए, जो संख्या है अगर हम आंकड़ों के हिसाब से देखें तो जिस तरीके से एसआईआर से नाम कट रहे हैं, तृणमूल का जाना तय है। लेकिन बात वही है ना कि आप बिल्कुल स्टैटिस्टिक्स से, मतलब चुनाव में 2+2 4 नहीं होता है, वो ठीक है वो निकाले गए, लेकिन वो कुछ क्षेत्रों से है, कुछ सीटों से है जहां पर बड़ी संख्या में निकाले गए हैं। वहां पर अभी भी चूंकि डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है, ये बड़ी कठिन लड़ाई है, जितनी आसान लड़ाई लोग समझ रहे हैं उतनी आसान लड़ाई है नहीं। तो जहां पर बहुत थिन मार्जिन है वहां पर निश्चित रूप से इससे सहायता मिलेगी। लेकिन जहां पर मार्जिन का एक स्तर थोड़ा ज्यादा है, करीब आप मान के चलिए कि 10,000 के आसपास का मार्जिन है, वहां पर निश्चित रूप से समस्या है। और वही ममता बनर्जी का की है। अगर ये भय दूर हो गया, जो बार बार मैं कह रहा हूं कि भय से अगर किसी तरीके से छुटकारा पा लिया वहां के लोगों ने, तो ममता बनर्जी जो स्थानीय, जो मेरे जिन लोगों से मेरी बात हुई है वो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी के लिए बहुत कठिन होगा अपने पिछले प्रदर्शन को दोहराना। मतलब इतनी शर्मनाक वो तेजस्वी पार्ट 2 होने वाली है। लेकिन अगर उनका भय, डर का जो साम्राज्य है वो कायम रहा, जो उनका ये गुंडा तंत्र अगर चलता रहा,
इसी तरीके से अर्धसैनिक बलों को की खरीद फरोख्त चलती रही, उसके लोग कॉम्प्रोमाइज होते रहे। चुनाव आयोग अपना जो करना चाह रहा है करने में विफल रहा, क्योंकि ममता बनर्जी के आगे वो ममता बनर्जी डाल डाल और वो पात पात नहीं हो पाए। तो उस स्थिति में अंततः परिणाम ममता बनर्जी के पक्ष में भी आ सकता है। अभी ये लड़ाई वास्तव में इस उस दो पार्ट के बीच में, लेकिन हाँ ये बात सही है कि ममता बनर्जी जमीन पर कमजोर है, और कमजोर ही नहीं बहुत कमजोर है। उनके पास जनता का आसरा नहीं है, उनके पास जो कहती है ना कि मेरे पास सिर्फ मुझे तो यहाँ पर राष्ट्रपति शासन उन्होंने लगा दिया है एक तरह से, और मेरे पास तो बस केवल जनता की ताकत है। वो जनता की ताकत उनके पास नहीं है, उनके पास बस गुंडों की ताकत है। जनता उनको हराने को तैयार बैठी हुई है, और अगर जनता को डर से बचा लिया, अगर चुनाव आयोग ने चुनाव वोट डालने का भयमुक्त होकर अवसर दे दिया, तो ममता बनर्जी का वो एक रहा सुहा बुलबुला जो है वो भी फूट जाएगा चुनाव में, हम देखेंगे। और ममता बनर्जी तो डर इस बात का भी तो लग रहा है ना कि भवानीपुर जो उनकी सेफ सीट है, जो बाय इलेक्शन लड़ा था, याद है ना, नंदीग्राम से हारी थी वो शुभेंदु से, और उसके बाद फिर यहाँ भवानीपुर में चुनाव लड़ी थी। वहां पर भी तो सारे अधिकारी बदले गए हैं, नंदीग्राम में भी बदले गए हैं, और भवानीपुर में तो SIR के तहत 68,000 के आसपास वोटरों के नाम कट गए हैं, और लगभग इतनी ही मार्जिन थी जीत की ममता बनर्जी की, कुछ ऐसा भी गणित है। तो वो भी तो डरा रहा है ममता बनर्जी को। देखिए, अगर डर नहीं होता तो वो कम से कम नंदीग्राम से चुनाव लड़ती। तो ये एक डर तो उनका शुरू से ही दिख रहा है। ममता बनर्जी ने इस बार जो शुरुआत से ही उनका भय भी दिख रहा है, उनकी घबराहट भी दिख रही है, और उनकी बदहवासी भी दिख रही है, उसका है। दूसरी बात है कि अगर जैसे भवानीपुर है, तो भवानीपुर की जो स्टैटिस्टिक्स है जो बहुत चर्चा में, कई लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं कि कैसे वहां पर पिछली बार जितने वोटों से वो जीती थी, 66,000 वोटों से, 66,000 से मेरे ख्याल से, तो अब उतने तो वोट कट गए वहां पर SIR में। और वो वोट कटे हैं वो निश्चित रूप से वो वही बांग्लादेशी और वही उनके ममता बनर्जी के होंगे, ज्यादातर तो होंगे ही, ऐसा मानकर चला जा सकता है। ममता बनर्जी भी इस बात को स्वीकार करेंगी, क्योंकि फर्जी वोट और किसका होगा, कौन लाकर बसा रहा होगा? जो राज्य सरकार होगी, जो अभी वहां की इनकम्बेंट पावर होगी, वही तो होगा ना। तो तो अंततः वही है कि ममता बनर्जी को ये दिख रहा है कि उनके लिए ये रास्ता आसान नहीं है, लेकिन उससे पहले उन्होंने वहां पर पूरी गोटियां अपनी बिठाई होंगी, चाहे वो प्रशासनिक स्तर पर, वहां की गुंडा तंत्र के स्तर पर, और अलग अलग और तरीकों से। और अब उस तरीके से उनके सामने समस्या वही है कि अगर चुनाव आयोग उस तंत्र को डिसमेंटल कर देता है तो चुनाव वो जीत मतलब हार जाएंगी, और चुनाव आयोग अगर उसको डिसमेंटल नहीं कर पाता तो चुनाव वो जीत जाएंगी। देखिए, सारी बात अब इसमें वही आ रही है कि ये एकदम बिल्कुल अंतिम समय तक का ये चुनाव है। अंतिम समय तक, जैसे आपने कहा कि भाई वो अपने पर हो सकता है हमला करा के अपने सिंपैथी गेन करना चाहें, या किसी तरह की और हिंसा में वो एंगेज होना चाहें। उनके पास एक बार कही चुकी हैं कि भाई मेरे पास वो एक कम्युनिटी है मेरे पास, जिसके ऊपर अगर मैं बोलूं तो 1 मिनट में तुम हिंदुओं का सफाया कर देगी। मतलब हिंदुओं शब्द नहीं बोला है, लेकिन कहा जो उन्होंने कहा वो सबने समझा है कि भाई उन क्या कहना चाहती हैं। और अभी जो क्रिप्टिक मैसेजिंग हो रही है उनकी, वो यही है कि भैया अगर इलेक्शन में हमको वोट नहीं दोगे तो फिर देख लेना, तुम्हारे घर नहीं बचेंगे, तुम्हारे जमीनें दुकान नहीं बचेंगी, और तुमको हम बदला लेंगे। तो अब वही बात है कि ये बंदर घुड़की जैसे 2021 में कामयाब रही और करके उन्होंने दिखाया भी, इसमें कोई संदेह नहीं है। वही अगर वो इस बार भी कर लेती हैं, लेकिन अब वही बात आती कि प्रश्न फिर भाजपा सरकार पे भी आएगी, केंद्र सरकार पे भी आएगी कि भाई केंद्र सरकार आप क्या कर रहे हैं अगर आपके कारण वहां। हालांकि ऐसा इस बार होगा नहीं, क्योंकि चुनाव आयोग की जो तैयारियां हैं, जो विशेष रूप से अर्धसैनिक बल की तैयारियां हैं, वो बड़े पैमाने पे इतनी है कि अगर वो हिंसा करने का प्रयास करेंगी, निश्चित रूप से 2021 का अनुभव बुरा था, लेकिन 2021 को दोहराने की कोशिश करेंगी। तो इस बार मुझे नहीं लगता कि उनको पिछली बार की तरह से मतलब उस तरीके से ओपन फील्ड मिलेगी। लेकिन एक चीज और है चंद्र प्रकाश जी की, ममता बनर्जी की पार्टी ही मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इम्पीचमेंट का मोशन लेकर आई। आपको याद होगा, अभी सबने प्रस्ताव पर दस्तखत किए थे, और उसके अगले ही दिन चुनाव के तारीखों का ऐलान हो गया। संडे था, फिर भी चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, और जैसे ऐलान हुआ उसके बाद से चुनाव आयोग ने पूरी तरह से शिकंजा कस दिया है। तो ममता का तिल मिलाना तो लाजमी है ना। ममता तो पहले ही खार खाई बैठी थी, और अब तो आरोप सीधे सीधे चुनाव आयोग पे लगाती हैं। लेकिन फिर जिस तरह से इस बार शिकंजा कसा गया है, जिस तरह से अधिकारियों को हटाया गया है, उससे तो ममता बनर्जी का डरना लाजमी है ना। उनको लग रहा है कि इस बार उनकी राह बहुत मुश्किल है, और फिर उनका वोटर, जैसे आपने बताया, खुद ही दौड़ गया है। भले ही ममता बनर्जी ने रोहिंग्या के घुसपैठियों के पासपोर्ट बनाए, तमाम तरह के दस्तावेज बनाए, उसकी भी तो पूरी पोल पट्टी खुल गई है ना।
नहीं, पुल पट्टी खुली, लेकिन पूरी पुल पट्टी नहीं खुली है। दिक्कत, सारी हम्म। समस्या बंगाल के साथ यही है कि हमारे पास हजारों उदाहरण है कि फलाने जी थे, ये जैसे एक कोई मंडल है, मंडल का नाम जो है वो मौला हो गया, मतलब वो पूरी की पूरी उनका धर्म भी बदल जाता है, उनकी आइडेंटिटी बदल जाती है, उनका पता बदल जाता है, और किस तरीके की जो, मतलब जिस तरीके का उन्होंने सोशल एक्सपेरिमेंट बंगाल में किया है वो अनप्रेसिडेंटेड है। कि भारत की इस कानून, कोर्ट कचहरी की प्रक्रिया के बीच में एक सरकार जो है वो आप एक पूरे राज्य के चरित्र को बदल देती है, तो ये बात ही अपने आप में भारत की पूरी प्रशासनिक व्यवस्था पर प्रश्न है। सिर्फ ममता बनर्जी पे प्रश्न नहीं है। आज ममता बनर्जी चली जाएंगी, कल को कोई और ममता बनर्जी आ जाएगी। मतलब बात वही है ना कि एक बड़ा डैमेज करके गई है, और सिर्फ बंगाल को डैमेज नहीं किया है। बंगाल जो था एक बहुत बड़ा सप्लाई चेन था, मतलब वो एक तरह का हॉर्मुज स्टेट था, जहां से जम्मू में भी भेजे जा रहे थे रोहिंग्या, जहां पर क्या कहते हैं, यूपी में भी पूरे भेजे देश जा रहे थे, बिहार में भेजे जा रहे थे, पूरे देश में सप्लाई कर रहे थे। तो वहां से एक सप्लाई चेन का एक पूरा सिस्टम बना हुआ था। पूरे देश की सुरक्षा के लिए खतरा बना है ममता बनर्जी का जो शासन था। तो वही बात आती है कि अंततः जो है, क्या आप इस पूरे व्यवस्था को इस तरीके से सिर्फ पॉलिटिकली देखेंगे? सिर्फ पॉलिटिकली देखने का ही परिणाम है कि आज ये जख्म जो एक कांग्रेस का शुरू हुआ किया हुआ जख्म, जिसे वामपंथ ने मतलब एक फैलाया और उसको और ज्यादा मतलब एक विषाक्त किया, उसको जो है ममता बनर्जी ने आज अगर नासूर बना दिया है, तो इसमें कहीं ना कहीं केंद्रीय व्यवस्थाओं का भी रोल है। कि बंगाल में ये सब होता रहा, लेकिन केंद्र की तरफ से, केंद्रीय जो पूरी हमारी सरकार की बात भी मैं सिर्फ नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं सुप्रीम कोर्ट और न्याय व्यवस्था और पूरी की पूरी व्यवस्था जो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था, उसकी बात कर रहा हूं, कि वो इस पे उस तरीके का कुछ किया ही नहीं इन्होंने। ये कोई इनके वहां संज्ञान के नहीं लिया। हाल पर छोड़ दिया, उनके हाल पर छोड़ दिया कि तुम जो चाहो करो। तो अब क्या हम 2026 के चुनाव के बाद भी हम उसी व्यवस्था पे बने रहेंगे? अगर बने रहेंगे तो फिर विकल्प बहुत अब सीमित है देश के लिए। और ममता बनर्जी जो है वो जो कर रही है वो तो कर ही रही है, लेकिन अब उनको उस चीज की अनुमति दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, अब ये मतलब देखिए, अब ये चुनाव बहुत कुछ बताएगा और बहुत कुछ कहेगा। और बिल्कुल। ममता बनर्जी की जो बौखलाहट है, वो ये बताने के लिए काफी है कि शायद ये अंतिम है उनका। लेकिन आप सही कह रहे हैं कि इस चुनाव से बंगाल की दशा और दिशा तो तय होगी, लेकिन एक चीज और है ना, चुनाव आयोग ने इस बार जिस तरह से अधिकारियों की लिस्ट मांगी थी कि कौन उन इलाकों में तैनात था जहां पर हिंदुओं पर या बीजेपी के सपोर्टर्स पर हमला हुआ, हिंसा हुई, कौन तैनात था, किसकी जिम्मेदारी थी, वगैरह वगैरह, वो लिस्ट जो कभी ममता सरकार ने कोलकाता हाईकोर्ट को भी नहीं दी, वो चुनाव आयोग के पास आई है ना वो लिस्ट, क्योंकि चुनाव आयोग तो इस वक्त वहां पर सब कुछ चुनाव आयोग देख रहा है। तो ममता बनर्जी को पता है कि ममता बनर्जी का कच्चा चिट्ठा लगभग खुल चुका है, अब पोस्टरिंग करना जरूरी है। और फिर ममता बनर्जी को चुनाव लड़वाने वाली वो पिछली बार पीके की जो संस्था थी वो खुद ईडी के चक्कर में फंसी हुई है, तो ममता बनर्जी को हो सकता है वहीं से कोई लास्ट मिनट ड्रामा करने का कोई संदेश आ जाए। पिछली बार भी कहा जाता है पीके के इशारे पर ही ममता बनर्जी ने प्लास्टर लगवा लिया था। तो मुझे तो डाउट है कि ममता बनर्जी साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाएंगी ये चुनाव जीतने के लिए, क्योंकि मैं एक बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य जिनसे आज सुबह बात कर रही थी, अटलांटा से वो मेरे साथ जुड़ते हैं, एस्ट्रोलॉजर पीवीआर नरसिम्हा राव, उन्होंने ही कहा था कि उन्होंने 2021 में ममता बनर्जी की कुंडली देखकर ये भविष्यवाणी की थी कि वो चुनाव जीतेंगी। और इस बार उन्होंने मेरे ही प्रोग्राम में कहा कि ममता बनर्जी की उसी कुंडली को देखकर मैं कहता हूं कि ममता बनर्जी चुनाव हारेंगी और मायावती जैसा हाल होगा उनका, दोबारा वो उठ नहीं पाएंगी। ये प्रिडिक्शन उन्होंने किया है। तो और जिस तरह के ये इशारे हो रहे, संकेत हो रहे हैं आसपास के जो घटनाक्रम है, वो मुझे तो उसी तरफ दिखा रहे हैं कि वाकई उनकी बात उसी तरफ सच होती दिख रही है अभी से। देखिए, ममता, हालांकि उनकी जो तुलना है ये मायावती से करना थोड़ा गलत है। मायावती के अलग कारण थे, क्योंकि उनकी आयु भी वो नहीं रही। ममता बनर्जी जो जिस तरीके से काम कर रही हैं, जिस तरीके की उनकी हरकतें हैं और जिस तरीके के उनके अपराध हैं, अगर उनको उसके लिए जेल नहीं भेजा जाता है, अगर उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती है, तो ये एक भारत का बड़ा कलेक्टिव फेल्योर है कि एक मुख्यमंत्री किसी राज्य को भारत से तोड़ने का प्रयास कर रहा है, भारत से अलग करने को। वो यही ममता बनर्जी हैं जिन्होंने कहा था कि जब भारत की सेना जो है नॉर्थ ईस्ट की तरफ मूव कर रही थी, इंडियन आर्मी, तो उन्होंने कहा था कि आर्मी ने बंगाल पर हमला कर दिया है। ममता बनर्जी का एक स्टेटमेंट आप गूगल करके देख लीजिए कि बंगाल सरकार भारत सरकार के साथ अच्छे संबंध चाहती है, तो अच्छे द्विपक्षीय संबंध चाहती है, जैसे वो बंगाल सरकार नहीं हुई वो बांग्लादेश सरकार हो गई हो। तो मतलब इस तरीके की भाषा जो महिला बोलती रही है, जो महिला सीधे सीधे जिनोसाइड, हिंदुओं की जिनोसाइड की धमकी दे चुकी है चुनावी मंच से। अगर इस देश का की ये पूरी व्यवस्था और केंद्र सरकार अगर सिर्फ इस डर से कि नहीं
लोकतंत्र है और यही लोकतंत्र का के आड़ में बड़े-बड़े पापी बच गए। मुलायम सिंह यादव पद्म विभूषण लेकर मरे और लालू यादव कन्विक्टेड होकर भी आज भी अभी बैडमिंटन खेल रहे हैं और भी कितने सारे अपराधियों को हम अपने चारों तरफ घूमते हुए देखते हैं जो राजनीति भी कर रहे हैं तमाम बड़े-बड़े पापों के बावजूद। तो ममता बनर्जी जो है वो बैठी रहें, ये बड़ा देश का एक मतलब क्या होता है, सरकारें क्या करती हैं वो मुझे नहीं मालूम। लेकिन अगर आप आप ईडी की फाइलें छीन लेती हैं, आप कितने बड़े-बड़े आप वो अपराध कर रही हैं जिसमें भारत की का कोई एक आम व्यक्ति जेल में सड़ जाएगा। अगर वो सारे अपराध करके भी ममता बनर्जी अगर अपने घर में चैन से अपने भतीजे के साथ टीएमसी की पार्टी के नेता बनी और वो रहती हैं अपने जीवन के अंतकाल तक, तो ये हम सभी का एक राष्ट्र के रूप में एक विफलता होगी। चुनाव की हार जीत ठीक है, अच्छी बात है, वो हार जाएं और जीत जाएं, वो जो भी है उनका उनकी अपनी वो कुशलता है। लेकिन देश के तौर पे हमारा सिस्टम काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है, ये इससे पता चलता है कि कम से कम कुछ तो एक रेड लाइन हो जिसके बाद से जिससे बड़े अपराधियों के साथ हम निर्ममता करें। केपी ओली जो है वो मतलब उनको जेल में डाला ना वहां के सब प्रधानमंत्री ने। भाई जिस व्यक्ति ने वहां के नौजवानों पर गोलियां चलवाई, जिसने तरह तरह की चाइना का स्टूज बन गया जो केपी ओली, और उसका पूरा शासनकाल जो है वो नेपाल को एक तरह से गिरवी रख देने का शासनकाल था। तो भाई सरकारें किस लिए होती है? न्याय दिलाने के लिए ही होती है ना, अपराधियों को दंड देने के लिए होती है। अगर जो व्यवस्था अपराधियों को दंड नहीं दे पाती हो, जिस व्यवस्था में मुलायम सिंह जैसे लोग जो है वो और शरद पवार जैसे लोग पद्म विभूषण पा जाते हो, लालू यादव जैसे लोग जो है वो बैडमिंटन खेलते हो, उसमें ममता बनर्जी भी जो है वो अपराध करके अगर बैठी रहे तो ये बुरा होगा। वो देखते हैं ना कि अभी पहले चुनाव के नतीजे क्या आते हैं, उसके बाद क्या होता है ममता बनर्जी का। और जैसे मैं मायावती की बात करती हूँ, पॉलिटिकल बात कर रहे थे कि मायावती भी एक बार हारने के बाद दोबारा राजनीति में उभर नहीं पाई, वो उस तरह से बात कर रहे थे। कंपैरिजन दोनों के बीच में उस तरह का नहीं था। ममता बनर्जी के राजकाज में लॉ एंड ऑर्डर का क्या हाल है, कम से कम उत्तर प्रदेश में मायावती के टाइम में लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त रहता था, सारे के सारे गुंडे जेल के अंदर रहते थे, तो उनमें हाँ बहुत जी। फर्क है। लेकिन ममता बनर्जी के राज में ये सब नहीं है। अब ममता बनर्जी को तो आप इससे अंदाजा लगा लो कि बंगाल में, वो बांग्लादेश में जब हिंदुओं पर अत्याचार हुआ तब तो वो उन्होंने चू नहीं की, लेकिन जैसे वहां पर नया प्रधानमंत्री बना तो उसको बधाई दे रही थी। भी आप किस हैसियत से बधाई दे रही हैं? हमारे प्रधानमंत्री बधाई देंगे, हमारा एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री बधाई देगा, लेकिन आप वो भी बधाई दे रही थी। तो इससे पता चलता है कि ममता बनर्जी खुद को, मतलब पश्चिम बंगाल को उन्होंने अलग देश ही मान लिया था। लेकिन अब देखते हैं, जब अभी तो फिलहाल जिस तरह की मुश्किलों घिरी हुई है, बीजेपी का डेलीगेशन पहुंचा था चुनाव आयोग, उसके बाद चुनाव आयोग और क्या एक्शन लेता है, और साथ ही साथ जो सीआरपीएफ के जवानों को लेकर आरोप लग रहे हैं उनका क्या होता है। तो फिलहाल डगर कठिन है ममता बनर्जी की, और देखते हैं आगे चलकर बंगाल में और क्या कुछ देखने को मिलता है। लेकिन आपने समय निकाला, बहुत विस्तार से इस विषय पर बहुत अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चंद्र प्रकाश जी। नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद। जय हिंद।